हेलो एवरीवन, टुडेज जीके प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर किसके उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है? 1. किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। 2. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012। 3. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना था। आपके ऑप्शंस थे ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने बाल कल्याण समितियों की सहायता के लिए एक नया प्रोटोकॉल और एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया है। एनसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ये देश में बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ये कुछ कानूनों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जैसे किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति से संबंधित है। और कथन 2, इनके कार्यालय की शर्तों का उल्लेख निर्वाचन आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संबंधी लेन देन अधिनियम 1991 में किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सरकारों ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति से संबंधित है, इसलिए कथन 1 सही है। सीईसी और ईसी के कार्यालय की अवधि का उल्लेख निर्वाचन आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संबंधी लेन देन अधिनियम 1991 में किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। इस अधिनियम की धारा 4 कहती है कि सीईसी और ईसी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। चलिए अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है? 1. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 2. पन्ना टाइगर रिजर्व और 3. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दरअसल बीते दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली यानी रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों की पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। बांधवगढ़ में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, भेड़िया, चीतल, सांभर, काला हिरण आदि आसानी से देखे जा सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तरी मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ आवास है, जो पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगल जैव विविधता से समृद्ध हैं और कई लुप्तप्राय प्रजातियों के निवास स्थान हैं। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मत्स्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। और 2. मत्स्य क्षेत्र हेतु बुनियादी ढांचे के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी FIDF बनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। बीते दिनों विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। मत्स्य क्षेत्र हेतु बुनियादी ढांचे के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी FIDF बनाया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। ये फंड वर्ष 2018-19 के दौरान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह विकल्प बी सही है।
अगला सवाल, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF किससे संबंधित है? नाबार्ड से, सेबी से, भारतीय रिजर्व बैंक से या फिर आयकर विभाग से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने ओडिशा सरकार को 220.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये मंजूरी ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष यानी RIDF के तहत दी गई है। RIDF का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। आपको बता दें कि नाबार्ड देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिम तेंदुए की IUCN स्थिति क्या है? ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बी, एंडेंजर्ड, सी, वल्नरेबल या फिर डी, लीस्ट कंसर्न? तो इसका सही जवाब है वल्नरेबल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हाल ही में कश्मीर में एक हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड को कैमरे में कैप्चर किया गया है। हिम तेंदुओं को अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा माउंटेन घोस्ट माना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अवैध वन्यजीव बाजार के लिए इनका शिकार इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरा है। एक ओर जहां पारंपरिक एशियाई दवाओं में इनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है, तो वहीं जलवायु परिवर्तन भी इनके लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को कवर करती है। और कथन 2, सभी जिलों में योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, ना तो एक और ना ही 2। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में गैर सरकारी संगठन अक्षय पात्र ने मिड डे मील योजना के लिए अमेरिका में आयोजित समारोह के दौरान $2 मिलियन अमेरिकी जुटाए। मिड डे मील योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है। इसे अब PM पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। ये कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे सभी स्कूली बच्चों को कवर करती है, इसलिए कथन 1 सही है। इस योजना में 11.20 लाख स्कूलों के लगभग 11.80 करोड़ बच्चे शामिल हैं। इसमें तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों या त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं। अब सभी जिलों में योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही हो जाता है। अगला सवाल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? तो सही जवाब है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 ST व्यक्तियों के पास एकलव्य मॉडल स्कूल होगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS की शुरुआत वर्ष 1997-98 में की गई। इसका मुख्य लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी ST के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। इसके तहत प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र पढ़ सकते हैं। EMRS जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। ये विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किए गए अनुदान द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मेलों और त्योहारों के संदर्भ में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? मध्य प्रदेश से, असम से, ओडिशा से या फिर मेघालय से? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय। हाल ही में असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी की घटना के कारण चेरी ब्लॉसम उत्सव सहित मेघालय में सभी त्योहारों को रद्द कर दिया गया। चेरी ब्लॉसम 3 दिवसीय उत्सव है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत में चेरी ब्लॉसम उत्सव मेघालय की राजधानी शिलोंग में प्रकृति के उपहार को संजोने के लिए मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें
कि इस उत्सव को जापान में सकुरा के नाम से जाना जाता है, जहां इसे मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। और 2. ये भारत के एक विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन के रूप में उभरा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C 1 और 2 दोनों। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सेल 26 नवंबर को अपना तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह को लॉन्च करने में इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का उपयोग करेगा। PSLV भारत में तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, जो लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। इसलिए कथन 1 सही है। अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल लॉन्च के बाद ये भारत के एक विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन के रूप में उभरा है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह विकल्प C सही हो जाता है। इसने 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी किया गया। 2. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 121 देशों में 105वां स्थान मिला। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1। दरअसल बीते दिनों जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह विकल्प A सही उत्तर हो जाता है। भारत का GHI स्कोर 29.1 है, जो बताता है कि भारत में भुखमरी का स्तर गंभीर है। प्रत्येक देश के GHI स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है, जिसमें 4 संकेतक शामिल हैं। ये हैं अल्प पोषण यानी अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या का हिस्सा। 2. चाइल्ड स्टंटिंग यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। 3. चाइल्ड वेस्टिंग यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है। और 4. बाल मृत्यु दर यानी अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है। आपके ऑप्शन है A खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, B एमनेस्टी इंटरनेशनल, C फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEE, या फिर D रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।